दोस्तों, मल्टीपल पर्सनल लोन हो गए हैं, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड हो गए हैं, उनका बिल पे नहीं करा जा रहा है। किसी पर्सनल लोन की ईएमआई नहीं दी जा रही है, किसी क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं करा जा रहा है। कोई सिक्योर लोन डिफॉल्ट हो चुका है, कोई अनसिक्योर लोन डिफॉल्ट हो चुका है, कोई केसीसी का लोन डिफॉल्ट हो चुका है, किसी में आर्बिट्रेशन का नोटिस आ चुका है, आपको कोई सेक्शन 25 का नोटिस आ चुका है, आपको डर लग रहा है, आपको परेशानी हो रही है, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो आपको अब टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। या दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के सारे कॉमन क्वेश्चन जो मेरे क्लाइंट्स वगैरह मुझसे पूछते रहते हैं और आप लोगों के भी मेन क्वेश्चन रहते हैं कि ये लोग हमारे साथ क्या क्या कर सकते हैं, हमें इस चीज को टैकल कैसे करना है, हमें क्या आगे कैसे इन सब चीजों से बाहर निकलना है। अगर हमारे पास मल्टीपल लोन्स है, अगर एक दो लोन होंगे तो प्रॉब्लम कम रहती है, लेकिन अगर मल्टीपल लोन्स हैं तो उस चीज से हमें कैसे बाहर निकलना है, हमें उस चीज को कैसे रोकना है, कैसे होम विजिट कम करनी है, कैसे कॉल्स को कम करना है, कैसे सारी चीजें रोकनी है, इन सब चीजों का आज मैं आप सबको इस वीडियो के अंदर जवाब देने वाला हूं। और हाँ, आज के वीडियो में आप सबके लिए एक स्पेशल पॉइंट भी छोड़ देता हूं। आप लोग पूछते रहते हो ना मेरे पे कि भाई साहब क्या मेरे घर पे विजिट हो सकती है, क्या मेरे एरिया में विजिट हो सकती है, क्या मेरे घर कोई आएगा? तो मेरे भाई, मैं आप सबको एक चीज बता देना चाहता हूं कि आप अपने शहर का नाम, अपनी कंपनी का नाम जहां से लोन ले रखा है, और अपने एरिया का नाम, सिर्फ शहर के नाम से नहीं चलेगा। मान लो तुमने खाली लिख दिया कि मैं दिल्ली में रहता हूं, तो मेरे भाई दिल्ली में बहुत बड़े एरिया है, मुंबई में बहुत सारी जगहें हैं, आप वहां पर कहां पर रहते हो? मुंबई में अंधेरी में रहते हो, बायकुला में रहते हो, कहां रहते हो, समझ रहे हो? वो एरिया का नाम जरूर बताओ, फिर मैं आपको वहां पर कमेंट में बता दूंगा कि वहां पर विजिट हो सकती है कि नहीं हो सकती। जहां पर हो सकती है मैं वहां पर यस लिख दूंगा, जहां पर नहीं हो सकती वहां पर नो लिख दूंगा। कई लोग डरते रहते हैं, जैसे कई लोन की एनबीएफसी है, कई सारे अपना क्या कहते हैं, कई सारे बैंक है जहां पर विजिट होती ही नहीं है। जी हाँ, कई एनबीएफसी और कई बैंक जो है वो विजिट करते ही नहीं उस एरिया में। जैसे आप लोगों ने कई लोगों के कमेंट में देखा होगा ना कि सर 6 महीने से लोन डिफॉल्ट है, क्या कोई आ सकता है? अभी तक तो कोई आया नहीं है। तो मेरे भाई, क्यों नहीं आ रहा अभी तक? आने को तो आ जाता 6 महीने तक। आपने कोई कंप्लेंट नहीं करी, कोई चीज नहीं करी, फिर क्यों नहीं आया? वजह यही है कि वहां पर जो एरिया है वहां पर विजिट बंद है, वहां पर कोई एजेंसी नहीं है, वहां पर कोई चीज हो नहीं सकती है। और जितने भी हमारे गांव खेड़े के भाई हैं जहाँ गांव साइड एरिया में रहते हैं, वो तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि ज्यादातर गांवों में विजिट होती नहीं है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में सिंपली अपने शहर का नाम, अपना नाम, सॉरी, अपनी कंपनी का नाम और अपने एरिया का नाम लिख दो, मैं वहां पर बता दूंगा आपको विजिट होगी कि नहीं, है नहीं। तो अब मेन पॉइंट पे आता है, मेन मुद्दे पे आता है कि ये जो हमारे साथ अगर मल्टीपल हमारे लोन्स है, हमारे मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है, जिनका बिल पे नहीं करा जा रहा है, जिनका ईएमआई नहीं दी जा रही, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपका डिफॉल्ट अभी नहीं हुआ है या फिर अभी डिफॉल्ट हुए 2 महीने के अंदर ही है, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले करना चाहिए, अगर आपका डिफॉल्ट अभी अभी हुआ है जस्ट, जैसे कई लोग क्या करते हैं ना, कई भाई हमारे क्लाइंट है, फिर हमारे सब्सक्राइबर है, वो मेरे से बोलते हैं कि सर प्रायर नोटिस लिखवाना है। मैं बोलता हूँ ठीक है, कितने महीने हो गए? कह रहा सर 6 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, एनपीओ हो गया, 4 महीने हो गए। अब आपको प्रायर नोटिस बिल्कुल भी नहीं देना। प्रायर नोटिस का मतलब क्या है? प्रायर नोटिस का सिंपली मतलब ये है कि डिफॉल्ट करने से पहले बताया जाता है कि मेरे साथ ये स्थिति दिक्कत चल रही है, या फिर डिफॉल्ट होते टाइम पे बताया जाता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, आप मुझे टाइम दीजिए, या फिर मेरे साथ ये मत करिएगा, मेरे को ये नोटिस मत भेजिएगा। सिंपली मीनिंग ये होता है, इन सब चीजों से आप बचते हो। लेकिन अगर मान लो कि आपका एनपीए हो चुका है, एनपीए के बाद तो आप कोई भी नोटिस, कोई भी उन्हें इंटीमेशन दे दो, कोई भी कुछ दे दो, उनको आप अपने पैसों से भरोसा है ही नहीं। उनको तो लगता है कि अब मेरा पैसा डूब गया, तब भी वो लोग सेटलमेंट की तरफ भी देखते हैं। ओके, आपने सुना होगा ना कि एनपीए से पहले सेटलमेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती है? एनपीए के बाद वो लोग सेटलमेंट के रास्ते खोल देते हैं, अपने हाथ खड़े कर लेते हैं कि अब हम पे और अब शायद पैसा नहीं मिलेगा, अब सेटलमेंट ही कर लेते हैं इसकी, है नहीं। तो इसलिए उनको प्रायर नोटिस देने की अब कोई जरूरत नहीं है। प्रायर नोटिस कब देना? डिफॉल्ट होने से पहले। मान लेते हैं अगले महीने आपका डिफॉल्ट होने वाला है, तब आप प्रायर नोटिस दे सकते हो। मान लेते हैं कि इस महीने आपका डिफॉल्ट हुआ है, तब आप प्रायर नोटिस दे सकते हो। कैसे देना प्रायर नोटिस? देखो, कोई खास फॉर्मेट नहीं होता, हर एक प्रायर नोटिस का कोई अलग फॉर्मेट नहीं होता है, हर किसी को अलग नहीं बनाना पड़ता। आप सिंपली एक प्रायर नोटिस बनवाइए, है ना। वहां पर नाम वाम तो आपका रहेगा, वहां पर फिर जगह खाली रहती है, वहां पर बैंक का नाम, एड्रेस वगैरह और ये सब करके फिर उसका स्पीड पोस्ट करवा दीजिए, और उसे ही उस कॉपी को ही स्कैन करके मेल करवा दीजिए, इतना काफी होगा। ओके, अब कई एनबीएफसी और कई बैंक तो इससे मान जाते हैं, वो लोग रिकवरी वगैरह नहीं करते। जैसे हमने कई सारे बैंकों में बोला, जैसे कई बैंक है, एक्सिस बैंक हो गया, यस बैंक हो गया, इन सबको प्रायर नोटिस भेजा गया, तो इन लोगों ने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करा, सीधे रिकवरी रोक दी, सारी चीजें कि ठीक है, आपको दिक्कत है, आपको 3 महीने का टाइम दिया जाता है, आपके हम 3 महीने रिकवरी नहीं करेंगे। लोन आपका डिफॉल्ट रहेगा, लेकिन हम लोग रिकवरी नहीं करेंगे।
ये सब चीज़ें। ओके, लेकिन कई एनबीएफसी और कई बैंक नहीं मानते, वो लोग फिर भी अपनी दादागिरी पे रहता है कि नहीं नहीं हमने तो एग्रीमेंट करा था, हम तो पैसे लेके जाएंगे, हमें तो लेना पड़ेगा, हम तो अपनी रिकवरी सारी चीज़ें करेंगे। चलो कोई बात नहीं, नहीं मानते वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब आपको उन्हें हैंडल करना पड़ेगा। कैसे हैंडल करना पड़ेगा, तो मैं पहले बता देना चाहता हूँ, जिन जिन हमारे भाइयों ने रिकवरी वालों से डर के अपना एड्रेस चेंज कर रखा है, अपना फ़ोन बंद कर रखा है, उन सबको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर तो आपने एड्रेस चेंज कर रखा है तो आपको ज़्यादा कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। बस किसी भी व्हाट्सअप मैसेज पे जो कोई लिंक आई हो उस पर आपको क्लिक नहीं करना। ओके, कोई आपसे एड्रेस पूछे, कोई रिकवरी वाला, कोई अपना क्या कहते हैं, कोई डिलीवरी बॉय को ऐसा करके वो एड्रेस वगैरह पूछे तो आप ना बताएं, क्योंकि आपको फिर वरना परेशानी खड़ी हो जाएगी वहाँ पर। वो आपका एड्रेस ढूंढ लेंगे, आपको वहाँ पर दिक्कत देंगे आके, क्योंकि आप सोच रहे होगे कि मैंने एक एरिया चेंज करके दूसरा एरिया लिया है, तो रिकवरी वाले अलग अलग एरियाज में अलग अलग रहते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आपको आ सकती है। आपको ऐसे में क्या करना है, मान लेते हैं आपने चलो एड्रेस चेंज नहीं करा और आपने फ़ोन बंद कर रखा है। देखो ये एक बहुत बड़ी गलती है। कई हमारे भाई क्या करते हैं, एड्रेस चेंज नहीं करा, सेम एड्रेस पर रह रहे हैं, लेकिन फ़ोन प्रॉपरली बंद कर रखा है। आपको ऐसा नहीं करना। आप चाहो तो 1-2 कॉल उठाओ, बात करो सही तरीके से कि मेरे पास ये परेशानी, मैं अभी नहीं भर पाऊंगा, मैं 6-7 महीने के बाद सेटलमेंट करूंगा। मानते हैं ठीक है, वरना काट दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब मैं, कई भाई लोग बोलते हैं कि सर ये कॉल पे बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, अब मुझे बंद करना पड़ रहा है। तो हाँ कोई बात नहीं, तो बंद कर सकते हो। दिक्कत कहाँ आती है कि थोड़ी विजिट आपकी बढ़ जाती है, थोड़ी विजिट में आपको प्रॉब्लम ज़्यादा आने लगेंगी। इसका सोल्यूशन 2 तरीके से सोल्यूशन है। ओके, आप मल्टीपल कंप्लेंट्स कर सकते हो कॉल्स के बारे में, तो वो लोग कॉल की थोड़ी क्षमता कम कर देंगे आपके लिए, क्योंकि एग्रीमेंट साइन होता है। एग्रीमेंट जब आपने साइन करा था तो वहां पर एक एग्रीमेंट था, जिस एग्रीमेंट के अंदर लिखा होता कि आपको ये लोग 50 से 70 घंटे तक हफ्ते में कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, आप अगर टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ोगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा। तो वो थोड़ी कम कर देंगे, अपना कॉलिंग्स वगैरह थोड़ी कम कर देंगे। और अगर मान लो ये नहीं करता तो हमारे पास एक कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा भी है, आप चाहो तो वो ले सकते हो। आपके जितने कॉल हो, चाहे 1 कॉल हो, 100 कॉल हो, 1000 कॉल हो, आपके बिहाफ पे हमारी टीम बात कर लेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी भी है ना, कॉल्स को पूरा नहीं छोड़ना चाहिए, 1-2-4 कॉल पे तो उठा के बात जरूर करो। अगर आप पूरा छोड़ दो तो विजिट बढ़ने लगेगी। विजिट फिर वही है, विजिट का मेन कारण ही ये है कि आप कॉल नहीं उठा रहे हो, बैंक तभी विजिट कंडक्ट करती है, समझ रहे हो। अब मान लेते चलो अपने कॉल्स वगैरह उठाए 1-2-4, या फिर कॉल फॉरवर्डिंग करवा ली, तब आपके कॉल वगैरह उठे, मेन काम तो यहाँ से हो जाएगा। कॉल्स पे आपको बात करने की उतने वो दिक्कत नहीं रहेगी। अब अगर मान लो विजिट होती है तो विजिट में क्या करा जाए। देखो विजिट में पहले बता देना चाहता हूँ कि विजिट से आपको डरने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई विजिट करने आ रहा है, आपको फोन करता है, बोलता है मैं विजिट करने आ रहा हूँ, तो उसको सीधे बोलो कि भाई साहब अपना आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर और अपना डीआरए का लाइसेंस लेके आए। और हाँ, विजिट पे सिर्फ और सिर्फ 2 बंदे आ सकते हैं। अगर 2 से ज्यादा कोई भी एक बंदा आता है, 3 आते हैं, 4 आते हैं, तो 2 को तो पहले ही बोल दो कि भाई साहब निकलो यहाँ से, मैं बात नहीं करूंगा, 2 बंदों से करूंगा बात। से सिंपली उन पर बोलो, उनको अपनी प्रॉब्लम बताओ। और सबसे बढ़िया चीज ये रहेगी, आप शुरुआत से लेकर एंड तक वीडियो बनाओ, वीडियो कभी बंद नहीं मत करो। जी हाँ, वीडियो बंद करने की जरूरत नहीं। वीडियो पे उनसे आईडी कार्ड मांगो, वीडियो पे उनसे ऑथराइजेशन लेटर मांगो। अगर वो दिखाते हैं तो ठीक है, उनसे बात करो, नहीं दिखाते हैं तो उन्हें बोलो भाई साहब यहाँ से निकलो। आप इनकी ट्विटर पे कंप्लेंट करो, आप इनकी मेल पे कंप्लेंट करो, आप इनकी आरबीआई में कंप्लेंट करो। इसका पूरा प्रोसीजर आप ये तीनों चीजें कर लेते हो तो विजिट भी आपकी रुक जाएगी, फिर आपको वहां पर भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद ये ज्यादा से ज्यादा आपको लीगल नोटिस भेज सकते हैं। जिन जिन भाइयों ने प्रायर नोटिस वगैरह देखा भेजा है तो उनको ज्यादा नहीं मिलते लीगल नोटिस, लेकिन अगर आपको आ रहा है तो सबसे पहले तो देखो आपको रिकॉल नोटिस वगैरह आएंगे। अब एक पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पर सबको। कई भाई हमारे जो है वो डिमांड नोटिस समझ के आर्बिट्रेशन के नोटिस को इग्नोर कर देते हैं। आपको नोटिस चेक जरूर करवाना कि वो कहीं आर्बिट्रेशन का नोटिस तो नहीं है। आप हमसे चेक करवा सकते हो, किसी और एडवोकेट से चेक करवा सकते हो, किसी भी और यूट्यूबर से भी चेक करवा सकते हो, या खुद से भी चेक कर सकते हो अगर आपको आता हो तो। ठीक है, देख लो, अगर वो आर्बिट्रेशन का नोटिस है तो तुरंत रूप से उसका रिप्लाई लिखवाओ। सेक्शन 25 का नोटिस है तो तुरंत रूप से उसका रिप्लाई लिखवाओ। चेक बाउंस का नोटिस है तो तुरंत रूप से उसका रिप्लाई लिखवाओ। क्यों रिप्लाई लिखवाना है? अगर आप आर्बिट्रेशन का नोटिस का रिप्लाई नहीं लिखवाते हो तो हो सकता है कि वो आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास कर दे और आपके साथ बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाए, आपके अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं, आपके जो मूवेबल एसेट है वो नीलाम हो सकते हैं। तो आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस का रिप्लाई तुरंत लिखना है। आज जिन जिन भाइयों का अवार्ड पास हो चुका है उनको भी डरने की जरूरत नहीं, आप उस अवार्ड को चैलेंज भी कर सकते हो। चैलेंज नोटिस आपको बनवाना पड़ेगा, वो चाहो तो हमसे भी बनवा सकते हो। ठीक है, अगर आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस का रिप्लाई भी लिखवाना है तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब सेक्शन 25 और चेक बाउंस का नोटिस का रिप्लाई देना जरूरी क्यों है ये भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। उसका रिप्लाई देना जरूरी इसलिए कि हमने देखा है कि जितने क्लाइंट्स और जितने लोग इन दोनों नोटिस का रिप्लाई देते हैं उसके बाद उनको ऊपर केस नहीं होता। जी हाँ, जिस इंसान ने इग्नोर करा उसके ऊपर केस जरूर करते हैं, क्योंकि मेन पर्पस क्या है, केस करने से पहले देखा जाता है कि भाई साहब ये जो आपने नोटिस भेजा था कस्टमर ने इसका कोई रिप्लाई करा क्या। केस फाइल करने से पहले कस्टमर ने इसका कोई रिप्लाई दिया, वहां देखता है हाँ रिप्लाई दिया था, इन्होंने बोला है कि ये 3-4-5 महीने 6 महीने बाद पेमेंट कर पाएंगे, तो कोर्ट बोलता है भाई साहब
जब ये बंदा बोल ही रहा है कि मैं पेमेंट कर दूंगा ऐसे करके, तो इसमें फायदा करके गए, तो इसलिए उन पे केस ज़्यादा फाइल नहीं होते। इसलिए आप अगर ऐसा कोई नोटिस आया है सेक्शन 25 का, चेक बाउंस का, ऐसा कोई भी नोटिस आया, तुरंत रूप से उसका रिप्लाई लिखवाए, बिल्कुल भी उसे नजरअंदाज ना करें। ओके, वरना अगर आप पे केस फाइल हुआ तो आपको आगे चल के बेल लेनी पड़ेगी। हाँ, कई भाई हमारे हैं जिनके ऊपर केस फाइल हो रखा है, जैसे मान लेते हैं चेक बाउंस का हो गया या फिर अपना ईसीएस बाउंस का हो गया सेक्शन 25 का, तब क्या करना है, तब भी आपको डरने की जरूरत नहीं, तब भी आपको फर्स्ट डे जाके सेम डे जाके बेल ले लेनी है। एक बार आप बेल ले लेते हो उसके बाद आपका केस चलता रहेगा, उसी बीच में आपका लोन सेटल हो जाएगा। 3-3 महीने में डेट पड़ती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हर एक डेट में जाना भी जरूरी नहीं होता। और बोलो, ठीक है, आपका जो लॉयर होगा वो आपके बिहाफ पे जाता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार आप बेल ले ले, तो अगर किसी को बेल भी लेनी है तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हम उसमें भी आपका सपोर्ट करवा देंगे। ठीक है, एक बार आप बेल ले लो, उसके बाद आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है सारी दूर हो जाएगी, सब कुछ वो हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका लोन एनपी होगा, फिर राइट ऑफ होगा, और फिर आपको सेटलमेंट के लिए एकदम अच्छा ऑफर मिलने लगे। सारे क्रेडिट कार्ड में आपको क्या कहते हैं 10 से 15% तक की डील मिलेगी, और सारे लोन्स के अंदर आपको 10 से 20% तक की डील मिलेगी। तो इसलिए इसमें आप अपना सेटलमेंट करवा सकते हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर और कोई जानकारी चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा, मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, जय हिंद।